दूरियां। दिवाली में अभी 2 दिन थे और चारों तरफ की जगमगाहट और शोरशराबा दिल को कचोट रहा था। मन कर रहा था किसी खामोश अंधेरे कोने में दुबक कर 2-3 दिन पड़ी रहूं। इसलिए मैंने निर्णय लिया था शहर से थोड़ी दूर इस 15वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में समय व्यतीत करूंगी। 2 हफ्ते पहले पोजीशन मिला था, बिल्कुल खाली, बस बिजली पानी की सुविधा थी, पेंट और वार्निश की गंध अभी भी थी। मैं कुछ खाने पीने का सामान, पहनने के कपड़े और एक दरी 2 चादर लाई थी। शहर से थोड़ा दूर था, रिहायशी कुछ कम थी, बिल्डर ने मकान आवंटित कर दिए थे, धीरे धीरे लोग आने लगेंगे। 5 साल पहले देखना आरंभ किया था अपने मकान का सपना। दोनों परिवारों के विरोध के बावजूद नील और मैंने विवाह किया था। अपने लिए किराए का घर ढूंढते हुए बौरा गए थे, तब अवचेतन मन में अपने आशियाने की कामना घर कर गई। आज यह सपना कुछ हद तक पूरा हो गया है, लेकिन अब हमारी राहें जुदा हो गई है। यहाँ आने से पहले मैं वकील से मिलने गई थी, कह रहा था बस दिवाली निकल जाने दो, फिर कागज तैयार करवाता हूँ। मन अभी भी इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं था कि आगे की जिंदगी नील से पृथक होकर बितानी है, लेकिन ठीक है, जब रिश्तों में गर्माहट ही खत्म हो गई तो ढोने से क्या फायदा। इतनी ऊंचाई से नीचे सब बहुत दूर और नगण्य लग रहा था, अकेलापन और अधिक महसूस हो रहा था। शाम के 5 बज रहे थे, ऑफिस में पार्टी थी, उस हंगामे से बचने के लिए यहाँ सन्नाटे की शरण में आई थी। आसमान में डूबते सूर्य की छटा निराली थी, पर अच्छी नहीं लग रही थी। बहुत रोशनी थी, अभी एक कमरे में दरी बिछाकर एक कोने में लेट गई। न जाने कितनी देर सोती रही, कुछ खटपट की आवाज से आंखें खुल गईं। घुप अंधेरा था, जब आंख लगी थी इतनी रोशनी थी कि बिजली जलाने की आवश्यकता नहीं लगी। किसी ने दरवाजा खोलकर घर में प्रवेश किया। मेरी डर के मारे जान निकल गई। केयरटेकर ने कहा था वह चाबी केवल मालिक को देता है। लगता है झूठ बोल रहा था, चाबी किसी शराबी को न दे दी हो, सोचा होगा खाली फ्लैट में आराम से पिएंगे, या उसकी स्वयं की नियत में खोट न आ गया हो। अकेली औरत इतनी ऊंचाई पर फ्लैट में, फायदा उठाने का अच्छा मौका था। डर के मारे कुछ सूझ नहीं रहा था क्या करूं। आसपास कोई डंडा भी नहीं होगा जिसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करती। डंडा होगा भी तो अंधेरे में दिखेगा कैसे। सांस रोके बैठी थी। अब तो जो करेगा आगंतुक ही करेगा, हो सकता है अंधेरे में कुछ समझ नहीं आए और वापस चला जाए। तभी कमरा रोशनी से जगमगा उठा और सामने नील खड़ा था। नील को देखकर ऐसी राहत मिली कि अगला पिछला सब भूलकर उठी और उससे लिपट गई। वह उतना ही हतप्रभ था जितनी मैं सहमी हुई। कुछ पल हम ऐसे ही गले लगे खड़े रहे, फिर हमारे रिश्ते की हकीकत हमें याद आ गई। मैं झटके से अलग होते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नील संभलते हुए बोला, वही जो तुम कर रही हो। मैंने कहा, मैं तो यहाँ शांति से 3 दिन रहने आई हूँ। तुम नहीं रह सकते यहाँ, तुम जाओ यहाँ से। नील जिद्दी बच्चे की तरह अकड़ते हुए बोला, क्यों जाऊं? मैं भी बराबर की किश्त भरता हूँ इस फ्लैट की। मेरा भी हक है इस फ्लैट पर जितना तुम्हारा। मैं तो यहीं रहूंगा जब तक मेरा मन करेगा। तुम जाओ अगर तुम्हें मेरे रहने से एतराज है। मैंने भी अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए झांसी की रानी वाली मुद्रा में सीना चौड़ा करके कहा, मैं क्यों जाऊं? मन में सोच रही थी अब तो मर भी जाऊं तो भी नहीं खिसकूंगी इस जगह से। हम दोनों को ही अड़ जाने की आदत है। नील झटके से 180 डिग्री के कोण पर पलटा और दूसरे कमरे में चला गया। मैंने कुछ सैंडविच बने रखे थे घर में, वे डिब्बे में रख लिए थे और कुछ कोल्ड ड्रिंक रास्ते से खरीद ली थी। सोच रही थी पहले खान लेती हूँ, लेकिन नील भी भूखा होगा, उससे पूछ लेती हूँ। बाहर जिस कमरे को वह ध्यान से देख रहा था वह ड्राइंग रूम था। बड़ी सुंदर लाइट लगाई है।
इसमें अपनी पसंद के पर्दे और फर्नीचर लगाने में कितना आनंद आता। खैर, मैंने नील की तरफ खाने का डिब्बा बढ़ा दिया। उसके पास कोई सामान नहीं था। ऑफिस से निकलते हुए मन में आया होगा चलकर फ्लैट में रहा जाए और मुंह उठा कर आ गया। कैसे रहेगा, क्या खाएगा, सोचने इसके फरिश्ते आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं, यह केवल फ्लैट देखने आया था। मुझे देखकर स्वयं भी यहाँ टिकने का मन बना लिया। उसे मुझे चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। नील हक से डिब्बा लेकर बाहर बालकनी में जाकर दीवार का सहारा लेकर फर्श पर बैठ गया। डिब्बा उसके हाथ में था, मजबूरन मुझे उसके पास जमीन पर बैठना पड़ा। आसमान में बिखरे अनगिनत तारे निकटता का एहसास दे रहे थे और अंधेरे में दूर तक जगमगाती रोशनी भी तारों का ही भ्रम दे रही थी। खामोशी से बैठ यह नजारा देख बड़ा सुकून मिल रहा था, लेकिन अगर अकेली होती तो इस विशालता का आनंद नहीं ले पाती। न चाहते हुए भी मुंह से निकल गया, कैसे हो? नील आसमान ताक रहा था। मेरे प्रश्न पर सिर घुमाकर मुझे देखने लगा। एकटक कुछ पल देखने के बाद बोला, बहुत सुंदर लग रही हो इस ड्रेस में। नील ने दिलाई थी, जन्मदिन पर कुछ महीनों से पैसे जोड़ रहा था। बोला था, इस बार तुझे महंगी सी पार्टी वियर ड्रेस दिलाऊंगा। कहीं भी जाना हो बहुत साधारण कपड़े पहनकर जाना पड़ता है तुझे। सारा दिन बाजार घूमते रहे लेकिन नील को कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। फिर यह कढ़ाई वाली चटक मैरून रंग की कुर्ती और सुनहरी प्लाजो देखते ही बोला था, यह पहनकर देख रानी लगेगी। शीशे में देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उसकी आंखों ने बता दिया ड्रेस मुझ पर कितनी फब रही थी। कितना समय हो गया इस बात को, मौके का इंतजार करती रही। किसी खास पार्टी में पहनूंगी, इतनी महंगी है कहीं गंदी न हो जाए। आज ऑफिस में फंक्शन में पहनने के लिए निकाली थी, लेकिन न जाने क्यों इतनी भीड़ में शामिल होने का मन नहीं कर रहा था। लगा सबको हंसता बोलता देख कहीं दहाड़े मारकर रोने न लग जाऊं। कुछ सामान इकट्ठा किया और यहाँ आ गई, इससे पहले कि मेरा बास हिरेन मुझे लेने आ जाता। नील अभी भी मुझे देख रहा था। बोला, इसके साथ झुमके भी लिए थे, वो नहीं पहने। 200 रुपए के झुमके भी खरीदे थे बड़े चाव से। कैसे एक एक वस्तु दिलाकर खुश होता था। मैं हंस कर कहती, ऐसे खुश हैं रहे हो जैसे स्वयं पहनकर बैठोगे। वह मुस्कराकर कहता, मैं अगर यह सब पहनता होता तो भी मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी तुझे पहना देखकर मिलती है। कितना प्रेम था हम दोनों के बीच, लेकिन सुरक्षित भविष्य की चाहत में ऐसे दौड़ पड़े कि वर्तमान असुरक्षित कर लिया, एक दूसरे से ही दूर हो गए। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, हिरेन के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी लेकिन मन नहीं कर रहा था, इसलिए उसके आने से पहले ही जल्दी से निकल गई। हिरेन का नाम सुनते ही नील का चेहरा उतर गया। न जाने क्या गलतफहमी पाले बैठा है दिमाग में। रात बहुत हो गई थी। मैं उठ खड़ी हुई, जिस कमरे में मैंने सामान रखा था वहां चली गई। रात के कपड़े बदल कर लेटने के लिए दरी बिछाई तो ध्यान आया, नील कैसे सोएगा बिना कुछ बिछाए। ऐसे कैसे बिना कुछ सामान के रात बिताने यहाँ आ गया, कितना लापरवाह हो गया है। बाहर आकर देखा तो नील अभी भी पहले की तरह बालकनी में दीवार के सहारे बैठा आसमान को टकटकी लगाए देख रहा था। कितना कमजोर लग रहा था। पहले जरा सा भी दुबला लगता था तो आधी रोटी अधिक खिलाए बिना छोड़ती नहीं थी। अब मुझे क्या रिश्तों के मतलब इस तरह बदल जाते हैं। मैंने उसकी तरफ चादर बढ़ाते हुए कहा, यह लो चादर ले लो, बिछाकर लेटना, फर्श ठंडा लगेगा। नील मेरी तरफ देखे बिना बोला, नहीं रहने दो, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा, मेरे पास 2 हैं, ले लो। नील बैठे बैठे ही एकदम से मेरी तरफ मुड़ा। उसका मुख तना हुआ था और दबे हुए आक्रोश के साथ बोला, जाओ यहाँ से। फिर बोलोगी मुझे केवल तुम्हारी देह की पड़ी रहती है, तुम्हारे शरीर के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। जब से यह वाकया हुआ था हमारे बीच की दरार खाई बन गई थी।
वह ताने मारकर बात करता और मैं शांति बनाए रखने के लिए खामोश रहती। अब भाड़ में जाए शांति, मैंने भी तेज स्वर में कहा। तो क्या गलत बोला था? थकी हारी ऑफिस से 6 बजे आती और तुम बस वो सब करना चाहते थे। वैसे तो मुझे उसके छूने से, उसके करीब आने से एक नैसर्गिक प्रसन्नता और तृप्ति मिलती थी, लेकिन उन दिनों ऑफिस के माहौल से बहुत परेशान थी। मन करता था घर आते ही नील के कंधे पर सिर रखकर ऑफिस की भड़ास निकालकर थोड़ा रोने का। लेकिन उसे आधे घंटे में ट्यूशन देने निकलना होता था। मेरे आते ही वह मुझे बाहों में खींचकर चूमने लगता। उस दिन कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और ऑफिस में कुछ अधिक ही कहासुनी हो गई। भरी बैठी थी, उसके करीब आते ही सारा आक्रोश उस पर निकल गया। धक्का देते हुए बोली थी, इस तन के अलावा और कुछ नहीं सूझता क्या? वह ठिठक गया, फिर एकदम से पलटकर बाहर चला गया। रात को 12 बजे तक आता था और मेरी नींद न खुले ड्राइंग रूम में ही सो जाता था। उस रात भी उसने ऐसा ही किया। सुबह जब मेरी आंख खुली वह तैयार होकर ऑफिस जा रहा था। बिना कुछ खाए और बोले वह चला गया। शाम को मेरे आने से 1 घंटे पहले घर आ जाता था और मेरे आते ही हम आधे घंटे अपनी तन मन की सब बातें करते थे। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरे के लिए समय नहीं होता था, लेकिन अब मेरे आने से पहले वह निकल जाता था। रोना तो बहुत आता था, पर मैं सही थी, उसके पास मुझसे बात करने के लिए 2 पल भी नहीं होते थे। वो खड़ा हो गया, मेरे कंधों को जोर से पकड़ते हुए चीखते हुए बोला, तुमने उस दिन मेरे प्रेम को गाली दी। जीवन में अगर अपने से अधिक किसी को प्यार किया तो वह तुम हो। अगर केवल तुम्हारे तन का भूखा होता तो कॉलेज में 3 साल तक बिना हाथ लगाए नहीं रहता। मन तो तब बहुत मचलता था, लेकिन कसम खाई थी तुम्हारी इज्जत से कभी खिलवाड़ नहीं करूंगा। वही तो आधा घंटा मिलता था करीब आने का, सारा दिन बीत जाता तुम्हारे बारे में सोचते सोचते और तुम्हारे साथ की इच्छा में। तुम्हारे नजदीक आकर पूर्णता का एहसास होता, स्फूर्ति आ जाती, दुनिया का सामना करने की ताकत मिल जाती। मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति थी वह। तुम में समाकर इतने करीब हो जाने का एहसास था कि लगता हम एक हैं। उसने मेरे कंधे छोड़ दिए, आवाज थरथरा रही थी, आंखों में दर्द था और वह लड़खड़ाते हुए बाथरूम में चला गया। मेरा मन भारी हो गया, उसकी दृष्टि से कभी सोचने की कोशिश नहीं की। दोनों एक दूसरे का साथ चाहते थे, लेकिन अलग अलग तरीके से। जीवन की भागदौड़ में समय इतना कम, जरूरतें इतनी अधिक, सब बिखर गया। बात केवल इन गलतफहमियों के कारण बिगड़ी होती तो शायद संभल जाती, लेकिन हमारे रिश्ते में धोखा और झूठ भी शामिल हो गए थे। कमरे में जाकर लेट गई और रोते रोते कब सो गई पता नहीं चला। सुबह फिर बाहर के दरवाजे के खुलने की आवाज से आंख खुली, कुछ ताला सख्त लगता है। कमरे से बाहर आई तो नील खाने पीने का सामान लेकर आया था और चेहरे पर वही उसकी चिरपरिचित मुस्कान। कितने भी गुस्से में हो बहुत जल्दी सामान्य हो जाता है। मैं बातों को मन में गुनगुन कर अपना भी दिमाग खराब कर लेती हूँ और दूसरों से भी चिढ़कर बात करने लगती हूँ। नील उत्साहित स्वर में बोला, आजा, गर्म गर्म कॉफी पीते हैं, नीचे खाने पीने की कुछ दुकानें खुल गई है। मैं जल्दी से मंजन करके आई और हम कल की तरह बालकनी में फर्श पर बैठकर नाश्ता करने लगे। नील आसमान की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ से सुबह शाम आसमान की छटा कितनी निराली है। अद्भुत नजारा है। अगर हम साथ रहते तो कितना अच्छा लगता, रोज यहाँ बैठकर बातें करते। कह तो सही रहा था, लेकिन जो नहीं हो सकता मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। नाश्ते में एक पेस्ट्री भी रखी थी। हम अक्सर छोटी से छोटी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए मीठे में एक पेस्ट्री ले आते थे, आधी आधी दोनों खा लेते थे। मैंने पूछा, यह पेस्ट्री किस खुशी में? नील दूर क्षितिज में देखते हुए बोला, याद है आज ही के दिन हमें मिले 4 महीने हुए थे और तुमने मेरे साथ डेट पर जाना स्वीकार कर लिया था। मैं आश्चर्य से बोली, तुम भी कमाल करते हो।
न जाने कैसी छोटी छोटी बातें याद रख लेते हों। वो डेट वेट नहीं थी, कॉलेज कैंटीन में बैठकर काफी पी थी बस। नील मेरी तरफ देखते हुए बोला, केवल तुमसे संबंधित बातें ही याद रख पाता हूँ। कैंटीन में उस दिन साथ बैठकर काफी पीना एक महत्वपूर्ण कदम था। जब तुम पहले दिन कॉलेज आई थी तो हिरेन और मेरी तुम पर एक साथ नजर पड़ी थी। दोनों के मुंह से निकला था, वाह कितनी खूबसूरत लड़की है। हम दोनों के दिल पर तुमने एक साथ दस्तक दी थी। हमने निश्चय किया कि हम दोनों तुम्हें लाइन मारेंगे और जिसकी तरफ तुम्हारा झुकाव होगा दूसरा रास्ते से हट जाएगा। उस दिन कैंटीन में काफी पीते हुए यह खामोश ऐलान था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मुझे यह सब नहीं पता था। हिरेन ने शुरू में मुझे प्रभावित करने की कोशिश तो की थी। नील एक गुलाब देता, वह गुलदस्ता लाता। वह पैसे वाले घर से था इसलिए महंगे तोहफे देता था, लेकिन मुझे नील पहली नजर में ही भा गया था। उसके हंसमुख व्यवहार और केयरिंग एटीट्यूड के आगे सब फीका था। धीरे धीरे हम दोनों समझ गए थे हमारा एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं और हमारे परिवार को हमारा साथ गवारा नहीं। नील के ब्राह्मण परिवार को मेरे खानपान से दिक्कत थी तो मेरे माता पिता को नील की आर्थिक स्थिति खल रही थी। वैसे मेरे परिवार के पास भी कुछ खास नहीं था, लेकिन पिताजी को लगता मेरी बहनों की तरह अपनी खूबसूरती के बल पर मैं पैसे वाले घर में स्थान बना सकती हूँ। स्नातक करते ही हम दोनों ने शादी की और जो नौकरी मिली पकड़ ली। फिर किराए का घर ढूंढना शुरू किया। 10-12 हजार से कम का कोई अच्छा मकान नहीं मिल रहा था। बहुत धक्के खाकर एक बीएचके फ्लैट 7,000 किराए पर मिला, वह भी बस काम चलाऊ था। तब हमने निर्णय लिया आगे सोच समझकर जीवन की राह पर चलेंगे। पहले कुछ पैसे जमा करेंगे, अपना स्वयं का घर नहीं बन जाता तब तक परिवार नहीं बढ़ाएंगे। शुरू की हमारी जिंदगी बड़ी खुशहाल रही। दोनों 6 बजे तक घर आ जाते, फिर बहुत बातें करते और सपने देखते। किराया देने के बाद अधिक नहीं बचता था, लेकिन एक दूसरे के साथ मस्त थे। फिर नील को लगा कुछ और पैसे कमाने के लिए ट्यूशन पकड़ लेनी चाहिए और मुझे लगा पदोन्नति और अच्छे वेतन के लिए काम कर लेनी चाहिए। बस हम दोनों दौड़ में शामिल हो गए एक बेहतरीन भविष्य की कामना में। इतना थके रहने लगे, एक दूसरे के लिए समय नहीं होता, बस झुंझलाहट रहने लगी। इस बीच नील का मन सीए की पढ़ाई करने का भी करता बीच बीच में। वह बहुत होशियार है। मुझे कई बार लगता इतनी जल्दी शादी करके कहीं पछता तो नहीं रहा। वह आगे पढ़कर बहुत कुछ कर सकता था। इस बीच नील के पिताजी का देहांत हुआ तो उसके बड़े भाई ने घर बेचने का निर्णय ले लिया। घर खस्ता हालत में था। फिर भाई को पैसे चाहिए थे फ्लैट खरीदने के लिए। वह दूसरे शहर में रहता था। नील की माताजी मेरे कारण हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी। मकान बेचकर जो रकम मिली उसके 3 हिस्से हुए, 2 हिस्से और माताजी भाई साहब के साथ चले गए। अपने हिस्से से हमने भी फ्लैट बुक करा दिया। हमारी मुसीबतें और बढ़ गई। जहां रहते थे उसका किराया, फ्लैट की किश्तें, फिर जिंदा रहने के लिए रोटी और कपड़ा भी आवश्यक था। अब हमारे साथ हमारे बीच खींच भी रहने लगी। ऐसा नहीं था हम हमेशा एक दूसरे से सड़े रहते थे। जब किसी का जन्मदिन होता या छुट्टी होती तो प्रेम भी खूब लुटाते, लेकिन अक्सर एक दूसरे से बचते या चिढ़ कर बात करते। मजबूरन मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ी, वहां का माहौल बर्दाश्त के बाहर हो गया था। नील को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरी परेशानी समझते हुए बोला कुछ नहीं। उन्हीं दिनों हिरेन से मुलाकात हुई। वह सीए कर चुका था और अपने पिता की फर्म में काम करता था। परेशान देख जब उसने कारण पूछा तो पुराने दोस्त के सामने बाढ़ के पानी की तरह सारा उद्गार तीव्रता से उमड़ पड़ा। उसने तुरंत अपनी फर्म में बहुत अच्छे वेतन के साथ नौकरी का प्रस्ताव दे दिया और मैंने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। नील को यह बात भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहा, झगड़ा किया और बहुत कुछ बोल गया।
उस समय समझ नहीं सकी ही नील के आक्रोश का कारण, लेकिन आज समझ गई उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। अब हमारे बीच बोलचाल खत्म हो गई थी। मैं कुछ भी बोलने से डरती, वह बखेड़ा खड़ा कर देगा और सामने पड़ते ही मुंह फेरकर इधर उधर हो जाता। हिरेन के पास दिल्ली के बाहर कई दूसरे शहरों के भी काम थे, वह अक्सर बाहर जाता रहता था। मुझे नौकरी करते हुए अधिक समय नहीं हुआ था, फिर भी मेरा नाम लखनऊ जाने वाली टीम में शामिल था। जब मैंने नील को बताया कि मुझे 5 दिन के लिए लखनऊ जाना है तो वह बड़बड़ाने लगा। यह मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात हो गई थी कि पति का मिजाज देखूं या नौकरी देखूं। मेरा मन बड़ा खिन्न सा रहता, उससे बात करने का भी मन नहीं करता। जाने से 2 दिन पहले निर्मला जी ने बताया मुझे लखनऊ नहीं शिमला जाना होगा। वहां जो टीम ऑडिट करने गई है उसके एक सदस्य की तबीयत खराब हो गई है। मुझे क्या अंतर पड़ता था कहीं भी जाना हो, और नील को बताने का मन नहीं हुआ, फिर दोबारा उसकी बड़बड़ शुरू हो जाएगी। लेकिन अच्छा हुआ नहीं बताया, मुझे नील का वह रंग देखने को मिला जिस पर मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, जब मैं 5 दिन के लिए बाहर गई थी 2 महीने पहले, तुम शिमला गए थे? नील आश्चर्य से बोला, हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? मैं उसके चेहरे के भाव पढ़ना चाहती थी, इसलिए एकटक उसे देखते हुए बोली, मैं भी तब शिमला में थी और मैंने तुम्हें देखा था। नील आश्चर्य से बोला, तुम तो लखनऊ जाने वाली थी, और अगर शिमला गई थी तो बताया क्यों नहीं? साथ में घूमते बड़ा मजा आता। मैंने तीखे स्वर में कहा, अच्छा, और जिसके साथ घूमने का कार्यक्रम बना कर गए थे उस बेचारी को मझधार में छोड़ देते? नील असमंजस से देखते हुए बोला, तुम क्या बोल रही हो? मुझे नहीं पता। राहुल और सौरभ बहुत दिनों से कह रहे थे कहीं घूमने चलते हैं, मैं बस टालता जा रहा था। जब तुम जा रही थी तो मैंने उन्हें कार्यक्रम बनाने के लिए हाँ कर दिया। मैं बोली, रहने दो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम वहां काम्या के साथ रंगरेलियां मनाने गए थे। नील आश्चर्य से बोला, कौन काम्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लड़ने के बहाने ढूंढती हो। अलग होना चाहती हो, हिरेन का साथ चाहती हो, ठीक है, पर गलत इल्जाम मत लगाओ। अब मैं झूठ क्यों बोलूंगा जब हम अलग हो रहे हैं? वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं भी गुस्से में बोली, बहुत अच्छे, तुम हिरेन को लेकर मुझ पर कोई भी इल्जाम लगाओ वो ठीक है। नील शांत स्वर में बोला, तुम हिरेन के लिए क्या महसूस करती हो मैं नहीं जानता, लेकिन हिरेन के दिल में तुम्हारे लिए क्या है मैं समझता हूँ। फिर एक ठंडी सांस लेते हुए, मेरे लिए तुम क्या हो तुम नहीं जानती हो, तुम मेरी जिंदगी की धुरी हो, सब कुछ मेरा तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। उसकी आंखें और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसकी इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैं मीरा की तरह उसे कृष्ण मानकर उसकी दीवानी हो जाती थी। जब मैं शिमला जाने वाले प्लेन में सवार हुई, बहुत उदास थी। पहली बार 5 दिन के लिए नील से अलग हो रही थी और उसने केवल बाय कहकर मुंह फेर लिया। शुरू में हम ऑफिस के लिए भी जब निकलते थे तो ऐसा लगता था 7-8 घंटे कैसे एक दूसरे के बिना रहेंगे, बहुत देर तक एक दूसरे के गले लगे रहते। प्लेन में मेरी बगल वाली सीट पर बैठी लड़की बहुत उत्साहित थी, कुछ न कुछ बोले जा रही थी। मुझे उसकी आवाज से बोरियत हो रही थी। झल्ला कर मैंने पूछा, पहली बार प्लेन में बैठी हो या पहली बार शिमला जा रही हो? वह शर्माते हुए बोली, पहली बार अपने प्रेमी से इस तरह मिलने जा रही हूँ। वह शादीशुदा है, जब तक तलाक नहीं हो जाता हमें इस तरह से छुप छुप कर मिलना पड़ता है। तलाक मिलते ही हम शादी कर लेंगे। मुझे उसकी प्रेम कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं आंख बंद कर सिर टिकाकर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब नाश्ता आया तो यह नाटक नहीं चला और वह दोबारा शुरू हो गई। उसके ऑफिस में ही काम करता था और उसके अनुसार दिखने में बहुत मस्त था।
लेकिन बेचारा दुखी था, बीबी झगड़ालू थी, दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। उस लड़की से बचने के लिए मैं कान में ईयरफोन लगाकर बैठ गई। उतरते समय वह कुछ परेशान लगी, बोली, मैं पहली बार इस तरह अकेली यात्रा कर रही हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर वो नहीं आए तो मैं क्या करूँगी? आप मुझे प्लीज अपना फोन नंबर और नाम बता दो, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं आपसे सहायता मांग लूंगी। बेमन से मैंने उसे अपना नंबर दिया। वो बोली, मेरा नाम काम्या है, मैं सुगम लिमिटेड में काम करती हूँ। मुझे ऐसे लोगों से चिढ़ होती है जो बेमतलब चिपकते हैं। मैंने उससे परिचय मांगा था, बेमतलब उतावली हो रही थी अपने बारे में बताने को। लेकिन वह उस कंपनी में काम करती है जिसमें नील भी नौकरी करता है। हिरेन मुझे एयरपोर्ट पर लेने आया, देखकर बड़ा खुश हुआ। अच्छे होटल में ठहरने की व्यवस्था की थी। कमरे तक पहुंचाकर हिरेन बोला, आज रविवार है, कल से काम करेंगे। तुम अभी आराम करो, जब ठीक लगे कॉल करना, कहीं घूमने चलेंगे। मैंने पूछा, बाकी सब कहाँ है? हिरेन मुस्कुराते हुए बोला, वो सब चले गए, उनका काम खत्म हो गया था। अब बस मेरा और तुम्हारा काम रह गया है। मैं चुपचाप कमरे में अपने फोन को हाथ में पकड़कर बैठ गई। अगर नील का फोन आया यह पूछने के लिए कि मैं ठीक से पहुंच गई कि नहीं और मैं इधर उधर हुई तो बात नहीं हो पाएगी। मैं शाम तक ऐसे ही बैठी रही और उसका फोन नहीं आया। दरवाजे पर दस्तक हुई, खोला तो हिरेन था। यह क्या, कपड़े भी नहीं बदले, जब से ऐसे ही बैठी हूँ। मैं इंतजार करता रहा तुम्हारे बुलाने का। तैयार हो जाओ, हम बाहर घूमने चलते हैं, वहीं से कुछ खाकर आ जाएंगे। बेमन से गई और सिर दर्द का बहाना बनाकर जल्दी वापस आकर कमरे में सो गई। अगले दिन जिस होटल में ठहरे थे वहीं का ऑडिट करना था, इसलिए सुबह से शाम तक काम करते रहे। शाम को हिरेन फिर घूमने की जिद करने लगा। अकेले रोज उसके साथ इस तरह घूमना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करती। घूमते घूमते काम्या दिख गई, अकेली थी फिर चिपक गई। उस दिन मुझे उसका साथ बुरा नहीं लगा। हिरेन से उसका परिचय कराकर हम इधर उधर की बातें करने लगे। काम्या ने बताया उसका बॉयफ्रेंड कल आने वाला था, सड़क मार्ग से गाड़ी खराब हो गई तो बीच में कहीं रुकना पड़ा, अब रात तक आएगा। वह अकेली थी, हमारे साथ घूमने लगी। हिरेन बोर हो रहा था, लेकिन मुझे क्या। अगले दिन भी यही दिनचर्या रही और काम्या फिर वहीं घूम रही थी। देखते ही खुश हो गई। मैंने पूछा, आ गया बॉयफ्रेंड? तो भीड़ की तरफ हाथ से इशारा किया और कहा उसके लिए आइसक्रीम लेने गए हैं। मैंने उसके हाथ के इशारे की ओर देखा तो मुझे लगा भीड़ में नील है। मुझे विश्वास नहीं हुआ और ध्यान से देखा तो भीड़ छंट गई थी और नील कहीं नजर नहीं आया। मुझे लगा हर समय नील के बारे में सोचने के कारण मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे सब जगह वही नजर आता है। अगले दिन हिरेन जिद करने लगा, कुछ खरीदारी करते हैं। मैं अधिकतर जीन्स पहनती हूँ, तो मुझे शर्ट टी शर्ट की दुकान पर ले गया। काम्या वहाँ पुरुषों के विभाग में शर्ट देखने में व्यस्त थी, उसने हमें देखा भी नहीं। बड़ी अजीब फंकी सी शर्ट देख रही थी। खैर, मैंने नील के लिए एक चेक की शर्ट खरीदी और बाहर जाने लगी तो काम्या से टकरा गई। काम्या ने अपनी ली हुई शर्ट दिखाते हुए पूछा, यह कैसी शर्ट है? शर्ट चटक ऑरेंज रंग की थी और उस पर छोटी छोटी मुंडियां बनी थी। मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसी शर्ट पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने उससे कहा अच्छी है और आगे बढ़ गई। वह जाने और उसका प्रेमी जाने। नील की याद इतनी सता रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिर अपनी नाक एक तरफ रखकर मैंने फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। अगले दिन हमारा काम खत्म हो गया था, लेकिन हिरेन ने जानबूझकर एक दिन अधिक रखा था आसपास घूमने का। मुझे जानकर बड़ी बोरियत हुई, मेरा बिल्कुल मन नहीं था एक दिन भी और रुकने का।
अगले दिन हिरेन ने कुफरी जाखू मंदिर और न जाने कहां कहां घूमने का कार्यक्रम बनाया। मुझे नील की कमी इतनी खल रही थी कि मुझे बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा था और बार बार यह एहसास हो रहा था वह आसपास है। मुझे विश्वास हो गया था नील के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैंने निश्चय किया घर पहुंचते ही सारे गिले शिकवे भुलाकर नील के करीब आने की कोशिश करूंगी। जब घर पहुंची तो नील घर पर नहीं था। सोचा उसकी शर्ट निकाल कर पहन लेती हूँ। मैं ऐसा अक्सर करती जब भी उसकी नजदीकी का एहसास करना होता था। अलमारी खोलते ही सामने ऑरेंज रंग की शर्ट दिखी। हाथ में लेकर देखा तो यह वही शर्ट थी जो काम्या ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए खरीदी थी। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा था, स्थिति एकदम साफ थी। एक कागज पर संदेश लिखा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अब हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं बचा कि हम साथ रहें। मैं किसी वकील से बात करके आगे की कार्रवाई के लिए तुमसे संपर्क करूंगी। मैं घर छोड़कर अपनी सहेली के घर रहने आ गई। उसके बाद नील के बहुत फोन आए लेकिन मैंने नहीं उठाया। जानती थी उसकी आवाज सुनकर रो पड़ूंगी और कमजोर पड़ जाऊंगी। 2 महीने से एक जिंदा लाश की तरह घूम रही हूँ। हिरेन ने बहुत मदद की। दाद देनी पड़ेगी, बंदा जितना मेरे साथ धैर्य से पेश आ रहा है कोई नहीं कर सकता। वकील से भी उसने जोर देकर समय लिया, वरना मैं तो टालती जा रही थी। नील ने जब मेरा हाथ पकड़कर दबाया तो मैं अतीत से निकल कर आई। नील गंभीरता से बोला, ऐसा एकदम से क्या हुआ कि तुम घर छोड़कर चली गई? कारण जानने के लिए मैं पागल हो गया था। तुम्हारे ऑफिस के इतने चक्कर लगाए लेकिन किसी ने अंदर नहीं घुसने दिया। तुम कहाँ रहने चली गई मैं नहीं जान सका। फोन तुम मेरा उठाती नहीं थी। मैं आहत स्वर में बोली, बनो मत, तुम शिमला में काम्या के साथ थे। बस मुझसे तलाक का इंतजार कर रहे हो, उससे शादी करने के लिए। नील आश्चर्यचकित स्वर में बोला, मुझे नहीं मालूम तुम किस काम्या की बात कर रही हो। मैं तो बस एक काम्या को जानता हूँ जो मेरे ऑफिस में काम करती है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैं शिमला अपने दोस्तों निखिल और सोमेश के साथ गया था। वे बहुत समय से पीछे पड़े थे लेकिन मैं टाल जाता था। जब तुमने बताया तुम बाहर जा रही हो तो तुम्हारे बिना मैं भी यहाँ रहकर क्या करता। बोलती नहीं थी, कम से कम सुबह शाम तुम्हारा चेहरा तो देख लेता था। मेरे हाँ कहते ही दोनों ने शिमला का कार्यक्रम बना लिया। मैंने उसके हाथ से अपना हाथ अलग किया। एकाग्रता भंग हो रही थी। मैंने कहा, तुम सच छुपाने की कोशिश मत करो, काम्या ने तुम्हें ऑरेंज रंग की शर्ट तोहफे में दी थी। नील तेज स्वर में बोला, तुम पागल हो गई हो। मैं उस बददिमाग लड़की से तोहफा क्यों लूंगा भला। वो शर्ट मैंने स्वयं खरीदी थी तुम्हें चिढ़ाने के लिए। मुझे मालूम था उसका रंग और प्रिंट देखकर तुम कितना गुस्सा खाओगी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था किस बात पर विश्वास करूं, नील की कथनी पर या अपनी आंखों देखी पर। यह कितना बड़ा इत्तेफाक है कि काम्या उस दिन मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी। नहीं तो मुझे नील की करतूत का कभी पता नहीं चलता। वह इस बात से अनजान मैं नील की पत्नी हूँ। सब कुछ उगल गई। मेरा मन चाहता था कि यह सब बातें गलत निकले और मैं वापस नील के साथ रहने चली जाऊं। उसके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। अब यहाँ रुकने से कोई लाभ नहीं। पुरानी यादों से बचने आई थी लेकिन फिर उसी भंवर में फंस गई। नील को भी यहीं आना था, उसको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। 2 दिन ही सही, फिर पता नहीं जिंदगी में कभी मिले ना मिले। बाहर का दरवाजा खोलने की आवाज आई। उसे मेरी परवाह नहीं, लगता है चला गया। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वह भी खत्म करके ही दम लेगा। मैं थोड़ी देर बाद नहाने चली गई। जब बाहर आई तो नील कमरे में मेरा इंतजार कर रहा था। नील बोला, तुम एकदम से नहीं दिखाई दी तो मुझे लगा तुम गुस्सा होकर चली गई।
देखो आज छोटी दीपावली है, मैं कुछ लड़ियां, दीपक और रंगोली के रंग लाया हूँ। आखिरी ही सही हम एक बार इस नए घर में पति पत्नी का नाटक करके दिवाली मनाते हैं। फिर उसकी नजर मुझ पर ठहर गई और हाथ का सामान नीचे रखते हुए बोला, तू सही कहती है, मैं तेरी देह देखकर पागल हो जाता हूँ। वह एकदम से मेरे करीब आकर मुझे बाहों में कसकर भर किस करने लगा। कायदे से मुझे उसे धक्का देकर अपने से अलग कर देना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। इतनी संतुष्टि मिल रही थी उसकी नजदीकी से, तन और मन कितने बेचैन थे तृप्त हो गए। वह हाँफ रहा था, होंठों को अलग करते हुए बोला, शादी के इतने साल बाद भी इतनी बेचैनी, कैसे रह सकेंगे एक दूसरे के बिना। यार एक अनजान लड़की ने क्या कह दिया, तूने सच मान लिया। मुझे देखा तूने उसके साथ कभी, और वह शर्ट मैंने स्वयं खरीदी थी। मैं तुझे रसीद भी दिखा सकता हूँ। मैं आहिस्ता से उससे अलग होते हुए सोच रही थी, कह तो यह सही रहा है। मैंने अपना फोन खोलकर देखा, हिरेन की कई मिस कॉल आई हुई थी। मेरी सहेली का संदेश था, कहाँ हो यार, तुम्हारा बास पागल हो रहा है, हर एक घंटे में फोन करके दिमाग खराब कर रहा है, बहुत गुस्से में है। कमाल है, हिरेन को क्या परेशानी है, 2 दिन की छुट्टी है, मैं कहीं भी जाऊं उसे क्या। मेरे मन में न जाने क्या आया, मैंने निर्मला को फोन मिलाया। वह बेरुखी से बोली, हेलो, बोलो क्या बात है। मैंने मुलायम स्वर में कहा, कुछ नहीं निर्मला जी, बस दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए फोन मिलाया था। उनकी आवाज एकदम बदल गई। ओह अच्छा अच्छा, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। कल पार्टी में नहीं शामिल हुई। हिरेन सर का मूड बड़ा खराब रहा। सुनकर कुछ अजीब लगा। मैंने कहा, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए शोर शराबे से दूर अपनी मम्मी से मिलने आ गई थी। आपने इतने कम नोटिस पर मेरी शिमला जाने की टिकट करवा दी, आप भी कमाल हो। निर्मला बोली, इसमें कमाल क्या, हमारी ट्रेवल एजेंट से सांठगांठ रहती है, 2 टिकट ही तो करवानी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, अधिक हो तो थोड़ी परेशानी हो जाती है। मैंने सामान्य स्वर में कहा, 2 टिकट? लेकिन मैं तो अकेले ही गई थी। निर्मला बोली, तुम्हारे बगल में काम्या बैठ कर गई थी, उसकी टिकट भी मैंने ही करवाई थी, हिरेन सर के कहने पर। वह सर की ममेरी बहन है, उसने तुम्हें बताया नहीं। मैंने कहा, मैं इतनी थकी हुई थी, प्लेन में बैठते ही नींद आ गई, इस कारण हमारी खास बात नहीं हुई। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके मैंने फोन काट दिया। नील मेरे निकट आते हुए बोला, क्या हुआ। मैंने कहा, हिरेन और काम्या भाई बहन हैं और शिमला में ऐसे नाटक कर रहे थे मानो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। नील बोला, यह दोनों की चाल थी, शक का बीज बोया। नील तुम्हें और काम्या मुझे पाना चाहती थी। शिमला में वह मुझ पर नजर रख रही होगी। जैसे ही मैंने वह शर्ट खरीदी, उसने भी वैसी एक और खरीद ली होगी। मैं अभी हिरेन के घर जाकर उसकी ऐसी धुनाई करूंगा कि साला आगे से मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। मैंने रहने दो नील, हमारे रिश्ते में दरारें पड़ गई थी, तभी दूसरों को सेंध लगाने का मौका मिल गया। मैं उसके एकदम करीब जाकर बोली, मैं आज ही हिरेन की नौकरी से इस्तीफा देकर कहीं और काम ढूंढ लूंगी। अब हमारे बीच कोई तीसरा आना चाहे, ऐसा नहीं होने देंगे। मुझे लगा मेरे दिल का अंधेरा छट गया था और हम रात को मिलकर दिए सजाएंगे, असली पति पत्नी की तरह।